हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित होंगे ही, हाल ही में भारतीय संविधान का आर्टिकल 142 यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 काफ़ी न्यूज में रहा है। और देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 142 है, इसका न्यूज में रहने का एक मेन रीज़न भी है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 की ओर से आपको संपूर्ण न्याय, यानी कि जिसको इंग्लिश में कंप्लीट जस्टिस कहा जाता है, उसका आप डिस्कशन करके चलते हैं। आपने अलग अलग प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से या आपने अलग अलग प्रकार की जो मैगजीन्स हैं उनके बिहाफ पे आपने अपने आप को अवेयर कराने का कार्य किया होगा, जागरूक कराने का कार्य किया होगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के रिगार्डिंग। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 को लेकर के करंट में जो आपका कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है, इसमें केवल भारतीय संविधान का आर्टिकल 142 ही आपको डिस्कस नहीं करना होगा, बल्कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के साथ साथ क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 को भी आपको डिस्कस करके चलना पड़ेगा और भारतीय संविधान का आर्टिकल 201 को भी, यानी कि अनुच्छेद 201 को भी क्या है, आपको डिस्कस करके चलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हमारे डिस्कशन रहने वाला है, इसमें हम लोग भारतीय संविधान के 3 आर्टिकल्स को कलेक्टिवली क्या है डिस्कस करने की बात करेंगे। हालांकि हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो केवल और केवल भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 पर ही रहेगा। लेकिन मैंने बताया कि करंट में जो आपका कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 को लेकर, अगर आप उसको अच्छे से वाइंड अप करना चाहते हैं, अगर आप उसको वेरी पॉजिटिवली क्या है रिजोल्व करना चाहते हैं, और या इसके संदर्भ में अपने आप को आप व्यवस्थित तरीके से जागरूक कराना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि 3 आर्टिकल्स यहां पर आपको लेकर के आने पड़ेंगे। नंबर 1 आपका क्या बनेगा, दोबारा बता रहे हैं, आर्टिकल 142। नंबर 2 आपका क्या बनेगा, आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और नंबर 3 आपका क्या बनेगा, आर्टिकल 201 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपको यहां पर क्या है, प्रॉपर एक बैकग्राउंड आपको बनाना पड़ेगा। प्रॉपर क्या है, एक बैकग्राउंड आपको बनाना पड़ेगा। और जब मेरे प्यारे साथियों यहां पर आप प्रॉपर बैकग्राउंड बनाने की बात करेंगे, तो आपका वेरी फर्स्ट सीक्वेंस यहां पर क्या बन के आएगा, वेरी फर्स्ट सीक्वेंस आपका यहां पर क्या बन के आएगा। सबसे पहले आपको यहां पर यह देखना पड़ेगा, इसको हम कह सकते हैं, देखिएगा स्टेटस, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टेटस ओब्लिक करके क्या कह सकते हैं, करैक्टर, स्टेटस ओब्लिक करैक्टर किसका, ऑफ द इंडियन जुडिशरी, ऑफ द इंडियन जुडिशरी। सबसे पहले आपको यहां पर यह दिखाना पड़ेगा कि भारतीय न्यायपालिका का स्टेटस क्या है या भारतीय न्यायपालिका का करैक्टर क्या है ना। सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड आपको यहां पर बना करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बिना आपका काम चल भी नहीं पाएगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, शुरुआती कैलकुलेशन जो आपके सामने आएगी वो इस तरीके से आपके सामने आएगा ही आएगा। आपको सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका का आप दोनों तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। या तो आप ये बता दें कि भारतीय न्यायपालिका का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, या फिर आप ऐसा बता दें कि भारतीय न्यायपालिका का कॉन्स्टिट्यूशनल करैक्टर क्या है, यानी कि भारतीय न्यायपालिका की संवैधानिक स्थिति क्या है या भारतीय न्यायपालिका का संवैधानिक चरित्र क्या है। रिगार्डिंग दिस अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। रिगार्डिंग दिस हमें कहना पड़ेगा, व्हाट वी हैव चॉइसेस, हमारे पास विकल्प कौन कौन से हैं। अगर हम भारतीय न्यायपालिका की संवैधानिक स्थिति दिखाना चाहते हैं, अगर हम भारतीय न्यायपालिका का कॉन्स्टिट्यूशनल करैक्टर दिखाना चाहते हैं, तो हमको फर्दर यहां पर ये वैल्यू कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं, आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं।
यानी कि आपके पास क्या है हिंदी में विकल्प कौन कौन से हैं। तो जो आपके पास मेरे प्यारे साथियों चॉइसेस हैं वो दो ही तरीके से आपके सामने आते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका का करैक्टर कैसा है, या हमारी न्यायपालिका का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसा है। तो या तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है, सुप्रीमेसी। हमारे यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है, सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। हमारे यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी दिखाई पड़ता है, जिसका आप हिंदी में क्या कहते हैं, न्यायपालिका की सर्वोच्चता दिखाई पड़ती है। या फिर जो सेकंड चॉइस आपके सामने बन के आता है, तो सेकंड चॉइस आपके सामने इस रूप में बन के आता है, हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट, हम खुल के कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्टेटस भी आप कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेटस, या ऑब्लिक करके क्या कह सकते हैं, करैक्टर ऑफ द जुडिशरी, ऑफ द जुडिशरी, ऑफ द जुडिशरी, ऑफ द जुडिशरी। ओके, तो यहां पर दो ही प्रकार के विकल्प आपके पास हैं। या तो आप ये कहेंगे कि भारतीय न्यायपालिका का करैक्टर कैसा है, हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी पाई जाती है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका की सुप्रीमेसी दिखाई पड़ती है। या फिर हम सेकंड चॉइस यहाँ पर ये लेकर के चल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका का क्या है, हमारे यहाँ पर न्यायपालिका का इंडिपेंडेंट स्टेटस पाया जाता है, या इंडिपेंडेंट क्या है, करैक्टर पाया जाता है। तो रिगार्डिंग दिस, अगर आपको यहां पर किसी भी एक चॉइस के अकॉर्डिंग मूव ऑन करना होगा, तो देखो हमारे यहां पर क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी नहीं पाया जाता। यहां पर हमारे यहां क्या है मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी नहीं पाया जाता, क्योंकि आप जानते होंगे ये सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी जो है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर। यह अपने आप में क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर है, याद रखना, यह अपने आप में क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर है। यह अपने आप में क्या है मेरे प्यारे साथियों, वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर है। और वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर कहाँ का है, जुडिशरी ऑफ द यूएसए, जुडिशरी ऑफ द यूएसए, जुडिशरी ऑफ द यूएसए। क्योंकि आपने कई बार पहले भी पढ़ा होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो न्यायपालिका है उसमें ये फीचर काम करता है, वहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी पाया जाता है। इन जनरल हमारे यहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी नहीं पाया जाता है। इन जनरल हमारे यहां पर क्या पाया जाता है, न्यायपालिका का या तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट स्टेटस आपको दिखाई पड़ेगा, या फिर आप क्या कहेंगे, न्यायपालिका का इंडिपेंडेंट करैक्टर आपको दिखाई पड़ेगा। इसको आप क्या है ओके करके चलेंगे जब आपको अपने यहां पर क्या है, न्यायपालिका की या तो संवैधानिक स्थिति बतानी पड़े, या फिर न्यायपालिका का संवैधानिक क्या बताना पड़े, करैक्टर आपको बताना पड़े, चरित्र आपको बताना पड़े। तो बिल्कुल भी आप लोग अपने आप को अननेसेसरी क्या है मेरे प्यारे साथियों, कंफ्यूज करके नहीं चलेंगे। अननेसेसरी कंफ्यूजन्स आपके पास नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आप प्रॉपर बनाएंगे। पहले आपको क्या यहां पर बैकग्राउंड्स आपको बनाना पड़ेगा। विदाउट प्रॉपर बैकग्राउंड्स आप लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जब आप ये कहते हो, गौर करना, जब आप ये कहते हो कि इंडिपेंडेंट स्टेटस या ऑब्लिक करके आपने क्या कहा, इंडिपेंडेंट करैक्टर ऑफ द जुडिशरी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि अगर आप इंडियन एस्पेक्ट देखने की बात करोगे, मेरी बातों पे गौर करना, अगर आप यहां से इंडियन एस्पेक्ट बनाने की बात करते हैं, अगर आप यहां से क्या है इंडियन एस्पेक्ट बनाने की बात करते हैं, तो इंडियन एस्पेक्ट में देखा जाता है कि हम क्या है, हम एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं मेरे प्यारे साथियों। हम क्या है, हम एक कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हम अपने यहाँ पर क्या है, एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का कार्य करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ, प्रॉपर लिख लो, इन द अफेयर्स ऑफ, इन द अफेयर्स ऑफ जुडिशरी, इन द अफेयर्स ऑफ जुडिशरी, इन द अफेयर्स ऑफ जुडिशरी, इन द अफेयर्स ऑफ जुडिशरी। जब आप अपने यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका का इंडिपेंडेंट स्टेटस है, या हमारे यहाँ पर न्यायपालिका का इंडिपेंडेंट करैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, इंडियन एस्पेक्ट में हम एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का कार्य करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, द रेस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन इंटरफेरेंस स्पेशली इन द अफेयर्स ऑफ जुडिशरी।
यानी कि न्यायपालिका के जो आपके क्रियाकलाप होते हैं, न्यायपालिका की जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, न्यायपालिका के जो आपके अफेयर्स होते हैं, उनमें हम क्या है हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। और ये जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है, इसमें भी आपको बताना पड़ेगा अगेंस्ट विच ये जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है, इसमें भी आपको मेरे प्यारे साथियों बता के चलना पड़ेगा अगेंस्ट विच। तो अगेंस्ट विच में आप दोनों को शामिल करके चलेंगे, यानी कि आप कार्यपालिका, दैट मीन्स आप क्या है एग्जीक्यूटिव को भी शामिल करके चलेंगे, और साथ ही साथ जो आपकी विधायिका है, यानी कि जो आपका लेजिस्लेचर है, आप उसको भी क्या यहाँ पर कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, आप उसको भी यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। हालांकि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 50 आपको दिखाई पड़ता है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपीज, उसमें साफ साफ कहा गया है कि इंडियन एस्पेक्ट में क्या होगा, सेपरेशन होगा। और सेपरेशन किस किस के बीच होगा, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच होगा, यानी कि एक पृथक्करण होगा, किस किस के बीच होगा, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच होगा। लेकिन जब हम फाइनली इस बात को कैलकुलेट करने का कार्य करते हैं कि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है या करैक्टर है, तो अगर आप उसके रिगार्डिंग हस्तक्षेप की नीतियों को यहाँ पर कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, तो ये जो आपका द रेस्पेक्टिव पॉलिसी ऑफ एंड द रेस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन इंटरफेरेंस जो आपको दिखाई पड़ता है, तो जब आपको फाइनली अगेंस्ट विश कहना पड़े, तो अगेंस्ट विश में क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप यहां पर दोनों को कलेक्टिवली क्या है दिखा पाएंगे, यानी कि कार्यपालिका भी और विधायिका भी। कहने का मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका और विधायिका जो है, ये न्यायपालिका के क्रियाकलापों में अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं ला सकते। अच्छी बात क्या होगी, अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं ला सकते। नेसेसरी इंटरफेरेंस की बातें तो हम कर सकते हैं, बट अननेसेसरी जो आपका इंटरफेरेंस है वो नहीं आएगा। और यही एक बड़ा रीजन है मेरे प्यारे साथियों, जो हमने यहां पर आपको कैलकुलेट करा के दिखाया है। तो जनरली आपके यहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी नहीं है, आपके यहां पर क्या है, न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है और न्यायपालिका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो किसके अगेंस्ट है, कार्यपालिका के अगेंस्ट है, और किसके अगेंस्ट है, विधायिका के अगेंस्ट है। दोनों को कलेक्टिवली क्या है आपको यहां पर क्या है कैलकुलेट करने की आवश्यकता रहेगी। तो सबसे पहला बैकग्राउंड क्या है, आपको यहां पर यह बता के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जब आप कैलकुलेशन करने की बात करेंगे, तो अब आपको अपना जो एक वेरी स्पेशल फोकस है आपको यहां पर लेके आना पड़ेगा। आप कहेंगे द रेस्पेक्टिव, आप क्या कहेंगे, द रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल, द रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ आर्टिकल 142, यानी कि अब आपको यहां पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का जो संवैधानिक स्थिति है, वो संवैधानिक स्थिति क्या है आपको दिखाना पड़ेगा। और जब आप संवैधानिक स्थिति दिखाने की बात करेंगे, तो मैंने इससे पहले वाला बैकग्राउंड इसीलिए आपको आपके सामने बना के रखा, ताकि वैल्यूज आपके लिए क्या हो जाए, काफी कन्वीनियंट हो जाए। देखिए आर्टिकल 142 जो है, सबसे पहले आप ये कहेंगे कि वेरी डायरेक्टली एम्पावर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर किसको शक्तिशाली बनाने का कार्य करता है। तो प्रत्यक्ष तौर पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को क्या है शक्तिशाली बनाने का कार्य करता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शक्तिशाली बनाने का कार्य करता है। अब यहां से सवाल निकालो, तो सवाल निकालोगे तो आप क्या कहोगे, रिगार्डिंग विच सब्जेक्ट। हम मान लेते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 142 है, ये वेरी डायरेक्टली क्या है सर्वोच्च न्यायालय को एम्पावर करने की बात करता है। लेकिन यहां पर आपको यह बात भी कहना पड़ेगा कि किस विषय के संदर्भ में, दैट मीन्स रिगार्डिंग विच सब्जेक्ट। तो जब आप यहां पर सब्जेक्ट को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, सवाल मिल जाएगा। इस सब्जेक्ट को हिंदी में आप क्या कहेंगे, संपूर्ण न्याय कहेंगे।
इस सब्जेक्ट को हिंदी में आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? संपूर्ण न्याय कहने का कार्य करेंगे। और इसी सब्जेक्ट को इंग्लिश में आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, है ना? हम कहेंगे कंप्लीट, हम क्या कहेंगे? कंप्लीट जस्टिस। 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 तो आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में शुरुआत में आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष तौर पर क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एम्पावर्ड करने की बात करता है। ठीक है, एम्पावर्ड करने की बात करता है, बट रिगार्डिंग विच सब्जेक्ट, तो हिंदी में आप क्या कहेंगे? संपूर्ण न्याय के संदर्भ में, और इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? कंप्लीट जस्टिस के संदर्भ में, कंप्लीट जस्टिस के संदर्भ में। एक अच्छी बात आपको हम बताते हैं यहां पर, कभी इस बात को अपने माइंड से क्या है, बाहर मत होने देना। आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में आपको कहना पड़ेगा कि इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ द करेक्टर ऑफ इंडियन जुडिशरी, ऑफ इंडियन जुडिशरी। ये बात आपको कहना आना चाहिए, ऑफ द इंडियन जुडिशरी। यानी कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 142 है, यह भारतीय संविधान की न्यायपालिका का जो अभी आपने एक करैक्टर डिस्कस किया था, या अभी जो आपने एक स्टेटस डिस्कस किया था, जहां पर आपने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका का करैक्टर कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता। क्यों होता है? रीजन आपके सामने है। लेकिन जब आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो ये भारतीय न्यायपालिका का जो आपका एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल करैक्टर है, या जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उसी का क्या है? एक अपवाद है। उसी का क्या है? एक जनरल क्या माना गया है? एक्सेप्शन माना गया है। उसी का क्या है? अपवाद है। तो आप लोगों का एग्जामिनर लैंग्वेज ओरिएंटेड रहते हुए क्या है, आपको थोड़ा पजल्ड कर सकता है, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। ऐसा क्यों है? हमने इसको अपवाद के रूप में क्यों लिया? क्योंकि आपको ये बता के चलना पड़ेगा, इट डिक्लेयर्स supremacy of the judiciary, it declares supremacy of the judiciary, okay, it declares supremacy of the judiciary, supremacy of the judiciary in Indian aspect, in Indian aspect, in Indian aspect। क्योंकि यह जो आपका आर्टिकल है, यह आर्टिकल भारतीय संदर्भ में न्यायपालिका की सर्वोच्चता लाने का कार्य करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संदर्भ में न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है, बल्कि क्या? स्वतंत्र है। जो आपने हाल ही में अभी आपने क्या है, कैलकुलेट करने का कार्य भी किया। बट जब हम आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग अपने आप को कैलकुलेट कराने का कार्य करते हैं, तो सब्जेक्ट आपके पास है कंप्लीट जस्टिस। और इसी के संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से आपको अपने आप को फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो आर्टिकल है, एक प्रकार का क्या है? इट इज एन एक्सेप्शन, एक प्रकार का अपवाद है। किसका है? भारतीय न्यायपालिका का जो जनरल करैक्टर पाया जाता है, उसी का एक प्रकार का अपवाद है। रीजन अगर आपसे कोई पुटअप करने का कार्य करे, तो रीजन आप क्या बताएंगे? फाइनली इट डिक्लेयर्स सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी इन इंडियन एस्पेक्ट, यानी कि भारतीय संदर्भ में यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता जो है, उसको लाने का कार्य करता है। तो अपवाद तो माना जाएगा, क्योंकि जनरली जो आपने देखा, तो आपने ये देखा कि हमारे यहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी नहीं पाया जाता है। हमारे यहां पर क्या है? न्यायपालिका का स्वतंत्र स्टेटस पाया जाता है। रीजन आपके सामने हमने बता दिया कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। बट अगर आप आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग अपने आप को कैलकुलेट कराने का कार्य करेंगे, तो इसके अंदर की जो कैलकुलेशन है, वो आपके सामने एक मजबूरी, दैट मीन्स एक कंपल्सन रखने का कार्य करेंगे कि आप इसको न्यायपालिका का जो सामान्य चरित्र है, न्यायपालिका का जो जनरल करैक्टर है हमारे यहाँ पर, उसका एक मेजर वन एक्सेप्शन मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे? रीजन आपके पास है, क्योंकि रीजन आप ये बताएंगे कि ये हमारे यहाँ पर क्या है? न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है, द रेस्पेक्टिव सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन जुडिशरी क्या है? लाने का कार्य करता है। इस नाते हमको क्या बताना पड़ेगा? इसको
एक एक्सेप्शन के तौर पर क्या है मेरे प्यारे साथियों लेकर के चलना पड़ेगा। फर्दर कैलकुलेशन जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज कंप्लीट जस्टिस। ये भी तो आपके सामने आ सकता है। संपूर्ण न्याय जो है वो क्या है? संपूर्ण न्याय को आप यहां पर मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार से कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे? संपूर्ण न्याय को क्या है आप यहां पर किस प्रकार से कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो जब आप संपूर्ण न्याय को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे तो यहां पर आपको क्या है कुछ रेफरेंसेस आपको लेकर के चलने पड़ेंगे, जिनको हम कह सकते हैं मेजर रेफरेंसेस। किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों मेजर रेफरेंसेस हम यहां पर लेके चलेंगे, यानी कि मुख्य संदर्भ हम यहां पे लेके चलेंगे। मुख्य संदर्भ में आपको बताना पड़ेगा, जैसे सपोज दैट मैंने आपसे क्या कहा नंबर 1 पर कि वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज न्यूट्रल, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने कोई भी मुद्दा आपने उठाया या कोई भी सब्जेक्ट आपने उठाया और उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या उस मुद्दे के रिगार्डिंग अगर भारतीय संविधान क्या है न्यूट्रल है, भारतीय संविधान क्या मौन है, यानी कि भारतीय संविधान जो है एक कंप्लीट वे आपको नहीं दे पा रहा है, एक वास्तविक रास्ता क्या है मेरे प्यारे साथियों आपको नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सकते हैं और आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए क्या है एक कंप्लीट जस्टिस क्या है आपको दे सकते हैं, है ना। जैसे मैंने पहले भी कई बार आपको बताया होगा कि जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स रहे हैं, यानी कि जिन्होंने यूएसए का संविधान बनाने का कार्य किया, तो उन्होंने यूएसए का संविधान क्या बनाया, वेरी शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत ही छोटा सा संविधान बनाया है और उस संविधान के अगेंस्ट सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी लाने का कार्य किया। यानी कि यूएसए में क्या है संविधान सर्वोच्च नहीं है बल्कि क्या है न्यायपालिका सर्वोच्च है, और जैसा वहां का न्यायपालिका व्यवहार करता है वैसा ही वहां का क्या है संविधान व्यवहार करता है ना। ऐसा इस नाते किया गया क्योंकि वहां के जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनका यह मानना रहा कि ठीक है कि हमारे पास बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, जो कुछ हमारी फिलहाल के हिसाब से कैलकुलेशन है या प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी कैलकुलेशन है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य कर देंगे, लेकिन फर्दर न्यायपालिका इसकी क्या है व्याख्या करने का कार्य करेगी, न्यायपालिका इसको क्या है इंटरप्रीट करने का कार्य करेगी, तो उसी में इस संविधान को क्या है विस्तारित रूप मिलते रहेंगे। वहां भी ऐसा ही देखा जाता है, अगर किसी मामले के संदर्भ में वहां का संविधान आपका न्यूट्रल है यानी कि मौन बना हुआ है, तो फाइनली रास्ता कौन दिखाने का कार्य करेगा, वहां की न्यायपालिका। तो हमारे यहां भी ऐसा है कि जब आप आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग क्या है ये बातें कहने का कार्य करोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट जस्टिस, यानी कि हमारे यहां पर संपूर्ण न्याय का मतलब क्या है, तो हमारे यहां पर जो संपूर्ण न्याय का मतलब है एक रीजन तो आप ये बताएंगे, एक रेफरेंस तो आप ये लेके चलेंगे कि जहां संविधान मौन हो जाए, जहां संविधान आपको कोई वास्तविक रास्ता ना दिखा पा रहा हो, तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय को पूरा पूरा अधिकार बन जाता है आर्टिकल 142 का यूज करने का और आपको क्या है एक कंप्लीट जस्टिस देने का, आपको क्या है एक कंप्लीट जस्टिस देने का। नंबर 2 पे आप यहां पर ये दिखा सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, नंबर 2 पे आप ये दिखा सकते हैं कि वेयर प्रोविजन एंड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सफिशिएंट। मान लीजिए संविधान का क्या है कोई प्रोविजन है
या संविधान के किसी प्रोविजन की लैंग्वेज है, अगर वो सफिशेंट नहीं है, सफिशेंट ना होने का मतलब क्या है कि अगर उसमें कोई कठिनाई है, अगर उसमें कन्फ्यूजन्स हैं, उसमें परेशानियां हैं, उसमें असुविधाएं हैं, तो भी क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ऐसे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको क्या है, कंप्लीट जस्टिस क्या है, देने का कार्य करेगा। तो ये दो बातें क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपको बिल्कुल याद रखना है। ये दो बातें क्या है, आपको यहां पर बिल्कुल अपने माइंड में क्या है, इस्टेब्लिश करके चलना है कि आपके यहां पर आर्टिकल 142 के लाइट में जो कंप्लीट जस्टिस का मामला आता है, जो संपूर्ण न्याय का मामला आता है, उसमें संविधान को आप किस प्रकार से कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, संविधान को आप किस प्रकार से कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, यानी कि वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज न्यूट्रल, जहां संविधान मौन हो जाए या संविधान का कोई भी एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ द एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर नॉट सफिशेंट है, अगर सफिशेंट नहीं है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 का यूज करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, और आपको क्या देने का कार्य करेगा, आपको कंप्लीट जस्टिस देने का कार्य करेगा। आपको क्या देने का कार्य करेगा, कंप्लीट जस्टिस आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों, देने का कार्य करेगा। अब आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, आगे हमें यह कैलकुलेट करना है कि चर्चा में क्यों है। तो हम एक हेडिंग बना सकते हैं, वाई दिस आर्टिकल इन न्यूज। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है ना। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल फिलहाल क्या है मेरे प्यारे साथियों, चर्चा में क्यों है, ये आपको यहां पर क्या है बताना पड़ेगा, ये आपको यहां पर क्या है बताना पड़ेगा। तो चर्चा में क्यों है ना, चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए इसमें एक और क्या है फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट, एक और फिलहाल क्या है सुप्रीम कोर्ट, एक और फिलहाल क्या है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन है मेरे प्यारे साथियों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और हुआ क्या है, हुआ यह है कि यहां से हम ये बात करेंगे कि अंडर द लाइट ऑफ आर्टिकल 142 a direction has been provided to the President of India, to the President of India, to the President of India। चर्चा में क्यों है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराई गई है, एक निर्देश दिया गया है। एक प्रकार से क्या है, एक डायरेक्शन दी गई है, एक निर्देश दिया गया है, एक डायरेक्शन दी गई है, एक निर्देश दिया गया है। और डायरेक्शन में साफ साफ कहा गया है, डायरेक्शन में साफ साफ कहा गया है कि आपको यहां पर यह बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्यों दिया गया है। तो डायरेक्शन में साफ साफ कहा गया है, किससे कहा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहा गया है। साफ साफ क्या कहा गया, यह कहा गया है कि you have to give his assent, you have to give his assent to the state bills, to the state bills within the said time period of 3 months। ये मामला बना हुआ है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से डायरेक्शन में साफ साफ कहा गया है
कि स्टेट गवर्नर की ओर से जो भी बिल्स रिजर्व किए जाते हैं, स्टेट गवर्नर्स की ओर से जो भी बिल्स क्या हैं रिजर्व किए जाते हैं स्पेशली फॉर योर कंसिडरेशन, जिन पर आपको विचार करना होता है, तो आप विचार करें। लेकिन विचार करने के साथ साथ क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा कि 3 माह के अंदर अंदर क्या है, आपको ऐसे बिल्स पर क्या है अपनी अनुमति देनी पड़ेगी, यानी कि अपना जो फाइनली एक एसेंट है वो आपको देना पड़ेगा। अब यही मामला बना हुआ है, यही कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दे सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई ऑर्डर दे सकता है। लेकिन यहां पर साफ साफ कहा गया है, जो मैं बता रहा हूं कि चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इस नाते है कि एक डायरेक्शन है 142 के अकॉर्डिंग ही आप इसको मान के चलेंगे, 142 के अकॉर्डिंग ही क्या आप इसको मान के चलेंगे। और ये साफ साफ कहेंगे कि भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रॉपर क्या है यहां पर डायरेक्शन दिया गया है, और डायरेक्शन देते हुए साफ साफ कहा गया है कि यू हैव टू गिव हिज असेंट टू द स्टेट बिल्स विद इन द सेड टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नर्स की ओर से बिल्स रिजर्व किए जाते हैं आपकी कंसिडरेशन के लिए, आप उनको पर क्या करेंगे 3 माह के अंदर अंदर क्या है आपको अनुमति देना पड़ेगा, 3 माह के अंदर अंदर क्या है आपको अनुमति देना पड़ेगा। अब यह मामला बना क्यों है, आप इस बात को समझो, यह मामला बना क्यों है। यह मामला ऐसे बना है, देखिएगा कि मान लीजिए हमने यहां पर आपके सामने क्या लिखा, स्टेट लेजिस्लेचर हमने लिखा, स्टेट लेजिस्लेचर हमने आपके सामने यहां पे लिखा, स्टेट लेजिस्लेचर हमने आपके सामने यहां पे लिखा है ना। और स्टेट लेजिस्लेचर देखिए हमने फर्दर आपके सामने क्या कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर की ओर से क्या है चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि पास्ट एनी बिल, यानी कि जो आपका राज्य का विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल में जनरली क्या है एक हाउस आप देखते हैं जिसको आप क्या कहते हैं राज्य विधानसभा कहते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनके पास क्या है राज्य विधान परिषद भी है, तो उसको आप यहां पर बहुत डीप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप सीधा कहिएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर की ओर से क्या है कोई बिल पारित किया गया है। अब ये जो आपका बिल है, इस बिल को कैटेगराइज करना आपको आना चाहिए। ये बिल कैसा हो सकता है, ये बिल आपका ऑर्डिनरी बिल भी हो सकता है। ये बिल कैसा हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, ऑर्डिनरी बिल भी हो सकता है, यानी कि साधारण विधेयक भी हो सकता है। और ये बिल कैसा हो सकता है, ये बिल आपका फाइनेंस बिल भी हो सकता है, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं वित्त विधेयक कहते हैं। और ये बिल कैसा हो सकता है आपका, ये बिल आपका क्या है मनी बिल भी हो सकता है, ये बिल आपका क्या हो सकता है मनी बिल भी हो सकता है, ये बिल आपका क्या हो सकता है मनी बिल भी हो सकता है। यानी कि राज्य विधानमंडल ने कुछ, मान लीजिए जो राज्य विधानमंडल की ओर से बिल्स पारित किए जाते हैं, जो विधेयक पारित किए जाते हैं, उनमें 3 प्रकार की कैटेगरीज आपकी बनती है। ऑर्डिनरी बिल आपके सामने होता है, फाइनेंस बिल आपके सामने होता है, एंड मनी बिल आपके सामने होता है। अब यहां पे क्या है, यहां पे ये है कि जब आप यहां पे फर्दर आप जब दिखाते हैं यूज ऑफ आर्टिकल 200, यूज ऑफ आर्टिकल 200, यानी कि जब आप यहां पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 का यूज दिखाएंगे तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस वैल्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहां पर यह स्टैब्लिश कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नर हैज द राइट, स्टेट गवर्नर हैज द राइट टू रिजर्व such bills, to reserve such bills for the consideration of president, for the consideration of president। अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि
राज्य का जो राज्यपाल है, राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 200 का इस्तेमाल करते हुए ये जो सारे बिल्स हैं, बिल्स आपका क्या है, ऑर्डनरी बिल्स भी हो सकते हैं, मनी बिल्स भी आपके हो सकते हैं, फाइनेंस बिल्स भी आपसे हो सकते हैं, कोई भी बिल हो सकता है। तो इनको क्या है, रिजर्व कर सकता है, इनको क्या है, आरक्षित कर सकता है, इनको रिजर्व कर सकता है ना। किसके कंसिडरेशन के लिए, भारत के राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए। किसके कंसिडरेशन के लिए, भारत के राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए। ऑर्डनरी बिल भी इसमें आ जाएगा, फाइनेंस बिल भी इसमें आ जाएगा, मनी बिल भी इसमें आ जाएगा। ओके, ऑर्डनरी बिल भी इसमें आ जाएगा, फाइनेंस बिल भी इसमें आ जाएगा, और इसमें क्या है, मनी बिल भी इसमें आ जाएगा। अब यहां पर क्या फर्दर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, यूज ऑफ आर्टिकल 201, यूज ऑफ आर्टिकल 201। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको क्या दिखाना है, यहां पर क्या मिलेगा आपको, आप कहेंगे नंबर 1 पे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति के विधायी शक्ति मिलेगी, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। और ये क्या है, यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा, ये किसके संदर्भ में आता है, ये आता है रिगार्डिंग टू स्टेट बिल्स, यानी कि राज्य के जो विधेयक हैं उनके संदर्भ में यह मामला आपको दिखाना पड़ता है। अब जब स्टेट गवर्नर की ओर से इनमें से कोई भी बिल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जाता है, तो फर्दर राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग अपने आप को कैलकुलेट करवाते हैं। राष्ट्रपति जो है मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग क्या है, अपने आप को कैलकुलेट करवाते हैं। और आर्टिकल 201 में जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आपको दिखाई पड़ती है, जो लेजिस्लेटिव पावर आपको दिखाई पड़ता है, वो किसके रिगार्डिंग है, स्टेट बिल्स के रिगार्डिंग है, सेंटर के बिल्स के रिगार्डिंग नहीं है। सेंटर के बिल्स के रिगार्डिंग तो आपको आर्टिकल 111 में उनकी विधायी शक्ति मिलती है। यह मामला 111 का नहीं, यह मामला क्या है, आर्टिकल 201 का बना हुआ है। अब राष्ट्रपति यहां पर क्या क्या कर सकते हैं इन बिल्स के रिगार्डिंग, तो हम कहेंगे प्रेसिडेंट कैन गिव हिज एसेंट, यानी कि राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे सकते हैं। नंबर 3 पे क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज एसेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो हैं वो अपनी अनुमति क्या है मेरे प्यारे साथियों, रोक सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे भी सकते हैं और राष्ट्रपति क्या है, अपनी अनुमति रोक सकते हैं। नंबर 4 पे क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंस बिल, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंस बिल, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न टू द बिल या टू द बिल्स, यानी कि 3 प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे सकते हैं, राष्ट्रपति अपनी अनुमति क्या है, रोक सकते हैं, और यदि इनमें से मनी बिल नहीं है ना, मैंने साफ साफ लिखा कि इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंस बिल प्रेसिडेंट कैन रिटर्न टू द बिल्स, यानी कि साधारण विधेयक की स्थिति में और वित्त विधेयक की स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं वो विधेयकों को वापस कर सकते हैं, मनी बिल को वापस नहीं करेंगे। लेकिन मनी बिल के रिगार्डिंग भी क्या है, बाउंडेशन नहीं है। मनी बिल को वो अपनी अनुमति दे भी सकते हैं और अपनी अनुमति रोक भी सकते हैं, लेकिन मनी बिल को क्या है, वापस नहीं लौटाएंगे।
वापस किस किस को लौटाएंगे, या तो ऑनरी बिल को लौटाएंगे या फिर किसको लौटाएंगे, फाइनेंस बिल को लौटाएंगे। तो मैंने साफ साफ लिख के आपको दिखाया, इन केस ऑफ ऑनरी बिल एंड फाइनेंस बिल प्रेसिडेंट कैन रिटर्न टू द बिल्स, यानी कि साधारण विधेयक की स्थिति में और वित्त विधेयक की स्थिति में राष्ट्रपति विधेयकों को वापस लौटा सकते हैं, ताकि विधायक एक बार उन पर क्या है, रिकंसिडरेशन कर पाए, पुनर्विचार कर पाए। लेकिन मामला क्या बना हुआ है, मामला यह बना हुआ है कि ये जो प्रेसिडेंट की ऑल एक्टिविटीज हम दिखा रहे हैं रिगार्डिंग टू स्टेट बिल्स, इनके बारे में आपके संविधान ने कोई समय सीमा तय नहीं की। यानी कि राष्ट्रपति को अनुमति देना है तो कितने समय में देना है, राष्ट्रपति को विधेयकों को वापस लौटाना है तो कितने समय में लौटाना है। तो कोई भी ये जो एक्टिविटीज हम दिखा रहे हैं, इन एक्टिविटीज के रिगार्डिंग क्या है, हम कह सकते हैं कि नो स्पेसिफिक टाइम, हम कह सकते हैं कि नो स्पेसिफिक टाइम is mentioned in the constitution, यानी कि ये जो राष्ट्रपति के ऑल लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं रिगार्डिंग टू स्टेट बिल्स, इनके बारे में भारतीय संविधान में बिल्कुल भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि कितने समय में आपको इस प्रकार के एक्टिविटीज लेकर के आनी है, अनुमति देनी है तो कितने टाइम में देना है, अगर बिल को रिटर्न करना है तो कितने टाइम में करना है। तो कोई भी स्पेसिफिक टाइम क्या है मेरे प्यारे साथियों, मेंशन नहीं है। कहां पर, आपके संविधान में। तो वही मामला बन गया। मैंने बताया था कि कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या होगा, तो कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या हो जाएगा, वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज न्यूट्रल एंड वेयर प्रोविजन एंड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सफिशिएंट। तो यहां पर जो मामला बनना है, यही तो मामला बन के आ रहा है कि लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं आर्टिकल 201 के अंडर में रिगार्डिंग टू स्टेट बिल्स, लेकिन यहां यह बिल्कुल नहीं बताया गया कि प्रेसिडेंट की जो एक्टिविटीज आएंगी उनका रेस्पेक्टिव सेट टाइम पीरियड कितना होगा। कि वही बात है ना कि अनुमति देना है तो कितने समय में आपको देना है, बिल्स को रिटर्न करना है तो कितने समय बाद आपको करना है। तो कोई भी स्पेसिफिक टाइम एंड कोई भी प्रॉपर टाइम आपके संविधान में मेंशन नहीं था। इसी नाते आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करना पड़ा, किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। और सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि भैया यू हैव टू गिव हिज एसेंट टू द स्टेट बिल्स विद इन द सेड टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यानी कि आपकी जो रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं आर्टिकल 201 के अंडर में, तो उनको आपको थोड़ा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। 3 माह के अंदर अंदर आपको यह बताना पड़ेगा कि आप अनुमति दे रहे हैं या आप अनुमति रोक रहे हैं, या जो आपके बिल्स हैं आप उनको रिटर्न कर रहे हैं। तो इसमें अब यही मामला बना हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट को क्या है, डायरेक्शन दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये जो पूरा मामला बन के आया है, ये पूरा मामला मेरे अकॉर्डिंग क्या है, बिल्कुल फेयर है, पाक साफ है। क्योंकि स्टेट जो आपके बिल्स हैं, अगर गवर्नर एक बार आर्टिकल 200 का यूज कर लेता है तो किसका पार्ट बन जाते हैं, पार्ट ऑफ द सेंटर बन जाते हैं। और आर्टिकल 201 जो है वो प्रेसिडेंट को बाउंड नहीं करता है कि आपको इतने टाइम में अपना कोई लेजिस्लेटिव एक्शन लेकर के आना है। तो इसका मानना क्या होगा कि स्टेट के जो लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं उन पर अपने आप ही क्या आएगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन्स निकलते रहें। इसी नाते सर्वोच्च न्यायालय को साफ साफ कहना पड़ा कि यू हैव टू गिव हिज एसेंट टू द स्टेट बिल्स विद इन द सेड टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो हमारे अकॉर्डिंग ये जो यूज हाल ही में हुआ है, इट इज अ वेरी प्रॉपर यूज एंड इट इज अ वेरी फेयर यूज, जो सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आर्टिकल 142 के अंडर में है ना, जो कंप्लीट जस्टिस आपको दिया गया है, जिसमें दोनों आर्टिकल्स के आपके इंक्लूडेड हैं। तो ये मामला हमारे अकॉर्डिंग क्या है, बिल्कुल फेयर है। सर्वोच्च न्यायालय का फेयर जजमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय का वेरी फेयर एक क्या डायरेक्शन है, आप इस तरीके से इसको लेकर के चलेंगे। और कंप्लीट जस्टिस जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं कहीं भी पुटअप किया जाता है, जा सकता है आर्टिकल 142 के अंडर में।
इस नाते हमने आपको बताया, क्योंकि करंट का एक एस्पेक्ट बना हुआ है, काफ़ी इस समय क्या है चर्चाओं में है और कंट्रोवर्शियल इशू भी बना हुआ है। तो इस नाते क्या है आप लोगों के किसी भी अपकमिंग एग्जामिनेशन में आर्टिकल 142 क्या है आपके सामने आ सकता है, बिल्कुल आपके सामने आ सकता है। इस तरीके से आप इसको क्या है कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।